हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी के कोशिका के अर्थात सेल के बारे में पढ़ेंगे और ये थ्योरी क्लास है जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें से पहला है कोशिका यानी कि सेल। सभी सजीवों अथवा जीव की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को ही सेल कहते हैं। यानी कि जितना भी सजीव है उसको आधारभूत संरचना यानी कि क्रियात्मक इकाई को ही सेल यानी कि कोशिका कहा जाता है। उसका दूसरा पॉइंट में है कोशिका जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है। तो जो कोशिका है वो किससे बनी होती है? तो कोशिका मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य से बनी होती है और इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। तो जीव द्रव्य में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका यानी जीव द्रव्य कोशिका किससे बनी होती है? तो कोशिका की संरचना प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य से बनी होती है। उसके बाद है सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। तो जितना भी सजीव है उनकी कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संरचना में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होता है। यानी कि जितना भी सजीव होता है उनकी कोशिका का आकार, स्वरूप और संरचना सब अलग अलग यानी एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझे होंगे और इसके आगे देखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है संसार की सबसे छोटी कोशिका यानी कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। दूसरा में है संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद है संसार शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी मस्तिष्क के सेरिबलम का ग्रेन्यूल कोशिका होती है। यानी कि जो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, ये संसार की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबलम में के ग्रेन्यूल कोशिका में उपस्थित होती है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। उसके बाद है
कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का आकार एवं आकृति, आकृति कोशिका के आकार एवं आकृति कैसी होगी, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। तो कोशिका की आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि जो कोशिका है उसकी संरचना आकृति एक जैसी नहीं होती है। उसके कार्य के आधार पर अलग अलग कोशिका की आकृति अलग अलग होती है। अगला पॉइंट है, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहती है। यानी कि कुछ कोशिका है सो अपना आकार तुरंत बदलता है। जैसे में कहता है अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती है। तो कोशिका है वो अपना आकार तुरंत बदलते रहती है। जैसे में जो अमीबा है वो अपना आकार पल पल बदलते रहती है, और मानव शरीर में जो WBC कोशिका होती है यह अपना आकार तुरंत बदलती रहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहती है, तो WBC। उसके बाद है, सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। तो जितना भी सजीव होता है उसमें कोशिका की संख्या एक समान नहीं होता है। कहने का मतलब अलग अलग होता है। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूहों में रखा गया है। तो कोशिका में जो कोशिका होता है उसमें संख्या समान नहीं होती है, कोशिका की संख्या अलग अलग होती है। सभी जीवों में कोशिका अलग अलग होती है। इसी कारण से कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक कोशिकीय में कहता है जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी कि जिस जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जीव आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये जो जीव होता है एक कोशिकीय जीव, वह आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होता है वो बहुत छोटा होता है, उसे आँख से नहीं देखा जा सकता, उसे सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। आशा करता हूँ आप लोग ये थ्योरी समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण में है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ओरिजम। दूसरा में है बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर सेल। यानी कि इन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि जो
बहुकोशिकीय जीव होता है वो अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए कहता है सभी दिखने वाला जीव, यानी कि जो मनुष्य को जितना भी जीव दिखता है अपनी आँखों से वह सभी जीव बहुकोशिकीय जीव होता है, या जो नहीं दिखता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद अगला पॉइंट में कहता है सभी, यानी कि विभिन्न जीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो जीव होता है उसमें कोशिका कितना होगा, जीव में कोशिका कितना होगा यह उसके शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतना ही अधिक होगी। यानी कि जिस जीव का शरीर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें कोशिका उतना ज़्यादा अधिक होगा। उसके बाद है कोशिका का विकास प्रक्रम, यानी कि कोशिका का विकास कैसे हुआ, कोशिका का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कहता है 1590, कहता है जेड जेनसन, किसने, जेड जेनसन तथा एच जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। तो कहेगा माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ, तो 1590 ईस्वी में हुआ। और माइक्रोस्कोप का खोज किया किसने, तो जेड जेनसन और एच जेनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया। और इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। यानी कि जब जेड जेनसन और एच जेनसन ने 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का खोज आविष्कार किया तो उसके सहायता से कोशिका को अध्ययन करने का मार्ग सरल यानी कि सुलभ हो गया, यानी कि मार्ग खुल गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, कहता है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में किया, लेकिन वह जेड जेनसन और एच जेनसन के माइक्रोस्कोप से नहीं किया। वो खुद अपना जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसी के सहायता से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। और कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझे होंगे। तो इससे आगे देख, उसके बाद है कोशिका यानी कि सेल लैटिन शब्द है। यानी कि जो कोशिका है वो लैटिन शब्द से का नाम है। यानी कि जो कोशिका बोला जाता है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ छोटा कमरा होता है। तो जो कोशिका है यह कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। यानी कि कहने का मतलब है कोशिका है से छोटा कमरा है। हाँ, ये जो कोशिका है एक छोटा कमरा है जिसे लैटिन में कोशिका कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का संबंध किस भाषा से है, तो लैटिन भाषा से है। और कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो छोटा कमरा होता है। अगला पॉइंट है
रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल के टुकड़े में किया था। कोशिका का खोज जो रॉबर्ट हुक है वो कहाँ किए थे, तो कॉर्क में किए थे। और ये कॉर्क में किए थे, ये कॉर्क है क्या, तो पेड़ की छाल है। जो कॉर्क है ये पेड़ की एक छाल है जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखती है। उसी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, कॉर्क में। इसके बाद है रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका है। तो जो ये रॉबर्ट हुक है, ये कोशिका का तो खोज कॉर्क में किया, लेकिन ये जो कोशिका था ये मरा हुआ कोशिका था मरा हुआ यानी कि मृत कोशिका था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक कॉर्क में किया था। और कॉर्क एक पेड़ की छाल है और कोशिका का अर्थ छोटा कमरा होता है। उसके बाद है 1683 ईस्वी, कहता है ल्यूवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। तो जो ल्यूवेनहॉक है वो 1683 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। किसने जीवित कोशिका का खोज किया, तो ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। यानी कि जो ल्यूवेनहॉक है वो पहले की तुलना में माइक्रोस्कोप के द्वारा यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवाणु यानी कि जीवित कोशिका को, जैसे में प्रोटोजोआ, आरबीसी, ये सब को देखा माइक्रोस्कोप से। उसके बाद है 1831 ईस्वी। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक नाम दिया। तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने केंद्रक का खोज किया, लेकिन केंद्रक का खोज उन्होंने किया कैसे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोशिका के मध्य यानी कि बीच में एक गोल जैसी संरचना, यानी कि किसी भी जीव के सेंटर में एक संरचना होती है, यानी कि मध्य में एक संरचना होती है, केंद्र होता है। उसी केंद्र को रॉबर्ट हुक ने देखा और उसे केंद्रक नाम रख दिया। और यह खोज उनका 1831 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रॉबर्ट हुक केंद्रक का खोज कब किया, 1831 ईस्वी में किए थे। उसके बाद है 1838 ईस्वी से 39 ईस्वी, कहता है जैकब स्लाइडेन तथा स्वासन ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत किए, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन और अर्सवान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया, यानी कि कोशिका सिद्धांत को दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। उसके बाद कहता है स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद की प्रमुख बातें, यानी कि जो स्लाइडेन और स्वान है कोशिका सिद्धांत के बारे में जो बात कहे थे वो कौन कौन सी बात थी। तो पहला में है प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिका से निर्मित होती है।
कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और अर्सवान ने कहा था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा में ये भी कहा था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी कि कोशिका सिद्धांत में ये भी कहा गया था कि जितना भी जीव है उनका शरीर कोशिका से ही मिलकर बनी है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत में ये भी कहा गया कि प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं, परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका स्वाधीन इकाई है और प्रत्येक मिलकर काम करते हैं, लेकिन यह एक परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण करती है। यानी सभी कोशिका मिलकर काम करती है, कोशिका बनाती है, तो एक जीव का निर्माण करती है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत में यह भी कहा गया कि कोशिका की उत्पत्ति जिस भी क्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। यानी कि मुख्य बात ये भी कहा गया कि कोशिका का उत्पत्ति किसी भी तरीका से हो, लेकिन उसमें मुख्य काम केंद्रक निभाता है, यानी कि न्यूक्लियस निभाता है। आशा करते हैं आप लोग ये थ्योरी क्लास समझे होंगे और इसे आगे हम देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, तो इससे आगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और ये आप लोगों की अति महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास है। और ये थ्योरी क्लास होने के बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का। जय हिंद।